घटना समसामयिकी घटना चक्र एक किताब है जिसमें अभी तक जितने भी क्वेश्चन एग्ज़ाम्स हुए हैं आयोग के द्वारा सारे एग्ज़ामों के क्वेश्चंस को हल किया गया है इसमें। तो मैंने उसका शॉर्ट नोट बना रखा है भारतीय राज्य व्यवस्था और शासन का, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। जैसे कि अब हम उसमें सबसे पहला टॉपिक ये था कि भारत का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। तो उसके दो फेज थे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत पारित अधिनियम 1773 से लेकर 1853 और ब्रिटिश ताज के अंतर्गत पारित अधिनियम 1858 से लेकर 1947। अब एक उसमें 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। उसमें क्या क्या बिंदुएं थी जो इम्पोर्टेंट हैं उनको याद करके रखना, अक्सर एग्जामों में आता रहता है। बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया और उसकी सहायता के लिए 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। सब परिषद गवर्नर को बंगाल में फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी के सैनिक और असैनिक शासन का अधिकार प्रदान कर दिया गया। कुछ विशेष मामलों में मद्रास बम्बई की प्रेसिडेंसी का भी अधीक्षण करने का अधिकार दे दिया गया। कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई और वो जिसमें जिस 1700 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना तो की गई, लेकिन वो 1774 में की गई और इसके एक मुख्य न्यायाधीश, 3 अन्य न्यायाधीश, सर एलिजा एम्पे और इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार करने और भारतीयों से उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी की गवर्निंग बॉडी के माध्यम से कंपनी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। फिर दूसरा एक आया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसके द्वारा कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक कर दिया गया। इसके अंतर्गत निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक मामलों के अधीक्षण की अनुमति तो दी गई, लेकिन राजनीतिक मामलों के प्रबंधन के लिए नियंत्रण बोर्ड का गठन किया गया। नियंत्रण बोर्ड का गठन किया 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करने अथवा लागू करने का भी अधिकार प्रदान किया गया। इसके पहले ये अधिकार नहीं था। गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्तियां भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस ने प्राप्त किया। सबसे पहले ये अधिकार जो था लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुआ। फिर 1793 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत कंपनी के अधिकारियों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। मतलब उनका कार्यकाल जो था 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। फिर 1813 के चार्टर एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों की शिक्षा पर प्रति वर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का उपबंध किया गया और कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। मतलब कि ये जो 1813 का चार्टर्ड एक्ट था, इसमें दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हुई थी। एक तो भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रबंधन किया गया। दूसरी चीज़ ये थी कि कंपनी का जो भारतीय व्यापार का एकाधिकार था उसको समाप्त कर दिया गया। यद्यपि चीन के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार बना रहा। फिर 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अब ये 33 के जो चार्टर्ड एक्ट आया था, अब बंगाल का जो गवर्नर जनरल था पूरे भारत का बन गया। देश की शासन प्रणाली का केंद्रीकरण कर दिया गया। लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। कंपनी के समस्त व्यापारिक कार्य समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। गवर्नर जनरल की परिषद में एक कानूनी सदस्य जिसमें 4 सदस्य को सम्मिलित किया गया। सर्वप्रथम मैकाले को कानूनी सदस्य के रूप में शामिल किया गया। इस एक्ट के तहत सब परिषद गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया। इसी एक्ट के तहत नियुक्तियों के लिए योग्यता संबंधित मानदंड अपनाकर भेदभाव को समाप्त कर दिया गया। कौन सा, किस एक्ट के तहत? जो ये 1833 के चार्टर्ड एक्ट के अंतर्गत। ठीक है।
फिर 1853 के चार्टर के द्वारा विधायी शक्तियों को कार्यपालिका शक्तियों से पृथक करने की व्यवस्था कर दी। मतलब ये इसमें क्या कर दिया गया, जो विधायी शक्तियां था उनका अलग और कार्यपालिका की शक्तियों को अलग अलग कर दिया गया। विधि निर्माण, भारतीय केंद्रीय विधान परिषद की स्थापना की गई। सिविल सेवकों की भर्ती और चयन हेतु खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया 53 के द्वारा। फिर ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, ब्रिटिश ताज के शासनाधीन पारित अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1858। इस अधिनियम के द्वारा भारत का शासन ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया के अधीन कर दिया गया। गवर्नर जनरल के पदनाम को बदल करके भारत का वायसराय कर दिया गया। अब जो गवर्नर जनरल का पदनाम था वो भारत का वायसराय के नाम कर दिया गया, जो ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि बन गया। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने थे और विलियम बेंटिंग प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। फिर क्या है कि नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा भारत के राज्य सचिव पद का, मतलब जो ये नया वाला अधिनियम 1858 है, इसके द्वारा राज्य सचिव पद का सृजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रशासन पर संपूर्ण नियंत्रण की शक्ति नहीं थी। अब एक भारत परिषद अधिनियम 1861, भारत परिषद अधिनियम 1861। इस अधिनियम के द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत की गई। मद्रास और बम्बई को पुनः विधायी शक्तियां देकर विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत की गई। इसमें पहले तो केंद्रीकरण कर दिया गया, लेकिन मद्रास और बम्बई को पुनः विधायी शक्तियां दे करके केंद्रीकरण कर दिया गया। इसने वायसराय को आपातकाल में परिषद की संस्तुति के बिना अध्यादेश जारी करने के लिए अधिकृत किया। भारत परिषद अधिनियम 1892, इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने तथा सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। कौन सा? 1892 में। इसको एक बार और पढ़ते हैं। इसके माध्यम से केंद्रीय और प्रांतीय विधान परिषदों के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्रीय विधान परिषद के भारतीय सदस्यों की वार्षिक बजट पर बहस करने और सरकार से प्रश्न पूछने का अधिकार भी दे दिया गया। निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इसी अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता है। फिर भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसको मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं, इसके तहत भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। कि कानून बनाने में भी भारतीय शामिल होंगे और प्रशासन को चलाने में भी भारतीय शामिल होंगे। इस अधिनियम में प्रांतीय और केंद्रीय विधायिनी शक्ति को बढ़ा दिया गया और परिषद के सदस्यों को पृथक निर्वाचन के आधार पर मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया। भारत शासन अधिनियम 1919, जिसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के नाम से जाना जाता है, इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए इसमें सिख, ईसाई और आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपी पर भी लागू कर दिया गया। मतलब सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करने में पहले तो सिर्फ और सिर्फ कुछ ये मुसलमानों के लिए ही था, लेकिन अब ये जो है अलग अलग सिखों के लिए, ईसाइयों के लिए, आंग्ल भारतीयों तथा यूरोपियों के लिए भी लागू कर दिया गया। पहली बार केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था स्थापित की गई। इस अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र और प्रांतों में बांट दिया गया। द्विसदनी केंद्रीय विधानमंडल समस्त ब्रिटिश शासन के कानून बना सकती थी। प्रांतों में द्वै शासन प्रणाली लागू की गई। प्रांतीय विषयों को दो भागों में विभाजित बांट डाला गया, एक तो आरक्षित और हस्तांतरित। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया। इसके अंतर्गत एक आयोग का गठन भी किया जाना था, जिसका कार्य 10 वर्ष के बाद इस अधिनियम की समीक्षा करने के बाद अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना। भारत शासन अधिनियम 1935, सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना हुई। इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वै शासन समाप्त करके केंद्र में दो शासन की शुरुआत की गई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार करते हुए दलित जाति और महिलाओं, मजदूरों के लिए भी शामिल किया गया। इस अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। दो नए प्रांत, एक सिंध और उड़ीसा का निर्माण किया गया। इसके तहत कुछ प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था दी गई।
फिर 15 अगस्त 1947 को भारत को स्वतंत्र संप्रभु राष्ट्र घोषित किया गया। वायसराय का पद समाप्त करके गवर्नर जनरल का पद सृजित किया कि इसके अंतर्गत शाही उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। कलकत्ता में सर्वप्रथम सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेट, एक तो मिलान था, ये सही मतलब क्वेश्चन था जिसमें सुमेलित करना था, ठीक है। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना रेगुलेटिंग है 1773। भारतीय परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति है, मत का अधिकार नहीं था। 1892 का एक्ट। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में 1935 एक्ट के द्वारा। फिर एक दूसरा क्वेश्चन है सुमेलन के लिए, नियंत्रण परिषद की स्थापना पिट्स का भारतीय अधिनियम 1784। सर्वोच्च न्यायालय की रेगुलेटिंग है 1773। इंग्लिश मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति, चार्टर्ड एक्ट 1813। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्यों की नियुक्ति, चार्टर्ड एक्ट 1833। प्रांतों में द्वैत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1919। केंद्र में द्वैत शासन, भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सब फैक्ट हैं, इनको याद करके रखना होगा ताकि एग्जाम में हमारे फैक्ट गलत ना हो। भारत सरकार अधिनियम 1919 के क्या उद्देश्य थे? भारतीय शासन में भारतीयों की भागीदारी को बढ़ाना, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायी शक्तियों का हस्तांतरण, सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल प्रणाली के आधार पर यह व्यवस्था केवल मुसलमानों तक सीमित न रह करके बल्कि सिख, यूरोपी और भारतीय ईसाइयों और एंग्लो इंडियन के लिए भी विस्तारित कर दिया गया। विधान पालिका पहली बार द्विसदनी बनाई गई 1919 एक्ट के द्वारा। ऊपरी सदन राज्य परिषद और निम्न सदन जो थी जिसमें केंद्रीय विधानसभा थी। अच्छा, ऊपरी सदन जिसमें राज्य परिषद का जो कार्यकाल था 5 वर्ष का था, सदस्य संख्या 60 थी, 34 निर्वाचित और 26 मनोनीत। जबकि निम्न सदन में केंद्रीय विधानसभा आती थी जिसमें केंद्र कार्यकाल 3 वर्ष, सदस्य 144, 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत किए जाते थे। राष्ट्रपति के अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति 1935 एक्ट की धारा 42 के द्वारा ही आई थी, जो आर्टिकल 123 में। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। ये याद करने की चीज़ है कि ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त थी। संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा आया था। भारत सरकार प्रवृत्तियां वही आया था। भारत सरकार अधिनियम 1935। केंद्र में द्वैशासन लागू किया गया अतः प्रांतों को स्वायत्त की स्थापना की गई। यह अधिनियम ब्रिटिश संसद के द्वारा सर्वाधिक विस्तृत एक्ट या साथ ही यह भारत के संवैधानिक प्रस्तावों के लिए एक जटिल दस्तावेज था। इसी अधिनियम द्वारा भारत संघ की स्थापना, संघीय न्यायपालिका, केंद्र और राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन भी किया गया। राज्यों में द्वैत शासन समाप्त करके केंद्र में लागू किया गया। संघ में अवशेष शक्तियां गवर्नर जनरल को दे दी गई। भारत सरकार अधिनियम 1935 में देश के लिए लिखित संविधान का उल्लेख नहीं था। लिखित संविधान का उल्लेख क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा किया गया था। ये मतलब उसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट रहा होगा कि लिखित संविधान किसमें उल्लेख था, तो क्रिप्स मिशन 1942 में। इल्बर्ट बिल, लॉर्ड रिपन के 1885 विधेयक के प्रस्ताव को कहा गया था इल्बर्ट बिल, जिसका उद्देश्य जहां तक कि अदालत की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों की बराबरी पर रोकना। मतलब कि इसके प्रावधानों के तहत भारतीय मजिस्ट्रेट भारत में बसे यूरोपीय अधिकारियों को मुकदमा पर सुनवाई कर सकते थे। मतलब इसके पहले क्या था कि लॉर्ड रिपन जो बिल आया था उसके पहले ये चल रहा था कि जो भारतीय मजिस्ट्रेट थे वो भारत में रहने वाले यूरोपीय अधिकारियों पर मुकदमा नहीं सुनवाई कर सकते थे, लेकिन अब इसमें इल्बर्ट बिल लाया गया तो ऐसा कर सकते थे। फिर उसके बाद भारतीय संविधान सभा और संविधान निर्माण की प्रक्रिया। भारतीयों की ओर से संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1935 में रांची में गठित स्वराज पार्टी ने की थी। संविधान सभा का विचार 1934 में अमन राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्तर पर पहली बार 1935 संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। देखो 34 में स्वराज
शुरुआत गठन की गई। फिर इसका विचार जो 1934 में एम.एन. राय ने दिया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर पहली बार 1935 में संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की गई। एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने और प्रस्ताव सर्वप्रथम 1942 में क्रिप्स मिशन के द्वारा किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 के द्वारा भारतीय संविधान सभा का प्रतिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन किया गया था। कैबिनेट मिशन के रिपोर्ट के अनुसार संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत 10 लाख व्यक्तियों पर एक प्रतिनिधि के निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। संविधान सभा की सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 296 सीटें ब्रिटिश सरकार को, 96 सीटें देसी रियासतों को बांटी गई थी और 296 में से 292 सदस्यों का चयन 11 गवर्नरों के प्रांतों से और 4 सदस्यों का मुख्य आयुक्त के प्रांतों से किया जाना था। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था। देसी रियासतों ने प्रतिनिधियों का चयन रियासतों के प्रमुखों के द्वारा किया जाना था। संविधान सभा का कुल चुनाव जुलाई-अगस्त 1946 में समाप्त हुआ। ब्रिटिश भारत में 296 सीटों में से 208 कांग्रेस को मिला, 73 मुस्लिम लीग को मिला, 15 सीटें छोटे छोटे समूह और स्वतंत्र सदस्यों को मिली। देसी रियासतों ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। राज्यों की विधानसभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। यह निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित था। 1935 के अनुसार मताधिकार कर शिक्षा एवं संपत्ति के आधार पर सीमित था। 20 नवंबर 1946 को वायसराय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया कि वे 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक में उपस्थित हों। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946, सदस्यों की संख्या 207, अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी रूप से। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। संविधान सभा को भारतीय संविधान निर्माण के 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए। इसके कुल अधिवेशन 11 यानी 165 दिन। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा हुई, जिसमें सभी सदस्यों के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। अर्थात कुल कितने अधिवेशन हुए? 12 अधिवेशन हुए। ये तो रही संविधान सभा तक की पूरी स्टोरी, जिसको हम 1-2 बार सुनेंगे तो हमें याद हो जाएगा। मोस्टली इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड यही सब क्वेश्चन अभी तक रिपीट करके आए हैं।